ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 12 का आपका आज यानी कि 12 मार्च 2024 को आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है ये आज हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीटली सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैं लाइव सेशन अटेंड करता, लेकिन नेट की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए आपका ये वीडियो बना के मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और देखो इसमें ना मैं आपको आंसर की के साथ में एकदम वर्ड टू वर्ड मार्किंग स्कीम के साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर समझाऊंगा। ठीक है, और एक चीज कि ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं कि जो सीबीएसई ने जारी की हो, बल्कि ये हमारे द्वारा आपकी आपकी सहायता के लिए बनाई गई है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आप जिस हिसाब से आंसर लिख के आए हो और जो हम आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से 70 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें 1% चांस है कि गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए जो पैटर्न आपको बताया था सेम टू सेम आपका वही पैटर्न आया है जैसे मैंने आपको बोला था। ठीक है, सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बच्चों सेक्शन ए का कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम मोटापे को कम करने में सहायक होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कई प्राणायाम बताए थे मोटापे के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कपालभाति प्राणायाम। कौन सा? कपालभाति। अब बच्चे कहेंगे सूर्य भेदन भी हो सकता है, तो देखिए सूर्य भेदन ना के बराबर चांस है, कपालभाति सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कि जो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति होती है इसका गठन कब हुआ था? तो वैसे देखा जाए तो इसका गठन हुआ था 22 सितंबर को। ठीक है, ये तो मैंने डेट बता दी, अब आप ईयर बताओ कि ईयर क्या है। तो ईयर है बच्चों 1989। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भोजन असहिष्णुता का कारण नहीं है? तो कौन सा होगा बच्चों? इसमें खाद्य विषाक्तता के द्वारा टॉक्सिक बनना, मेरे हिसाब से इसका ये राइट आंसर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे ये सी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक बनेगा आपका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि अभिकथन ये कहता है आराम की स्थिति में शरीर के कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कैलोरी की संख्या बेसल चयापचय दर कहलाती है। ठीक है, कारण एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होता है उसे भी आंतरिक अवयवों के कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सही भी है और व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए वाला आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का आपका यहाँ पे देख लेंगे तो फोर्थ का आपका फोर्थ का डी डी क्यों लिख रखा है भाई? नहीं, फोर्थ का डी नहीं है, फोर्थ का आपका ए करेक्ट है। ओके, चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे तो आपका इसका जो है ना पहले का ए हो जाएगा, इसका सी, इसका ए या सी में से कोई एक होगा, और इसकी बात करेंगे तो आपका ए करेक्ट है। चलिए आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका मिलान था। सूची एक जो है ये खेल प्रबंधन के कार्य हैं, सूची दो जो है इसमें उनका स्पष्टीकरण है। तो जो आपको आता था पहले आपको उसको देखना था। जैसे योजना आपको पता होगा क्या होता है योजना, तो भविष्य के बारे में कार्य की रूपरेखा तैयार करना योजना कहलाता है। और एक आपको पता होगा निर्देशन के बारे में, कैसे? क्योंकि ये जो है ना ये संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों के मार्गदर्शन, प्रेरणा और निर्देश देता है उन्हें, है ना। तो पहले का दूसरा और तीसरे का पहला, तो पहले का दूसरा और तीसरे का पहला, ये रहा देखो। तो मिल गया हमें आंसर, कौन सा वाला हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, अभिकथन कारण सामान्यता खड़े होने की स्थिति में दोनों घुटने एक दूसरे को छूते हैं, जबकि टखनों के बीच जो है 3 से 4 इंच का अंतर हो जाता है। ठीक है, कारण क्या होता है कि यह जेनु वाल्गम के कारण होता है। यह घुटने या पैर में चोट या संक्रमण, रिकेटस, विटामिन डी और कैल्शियम की गंभीर कमी की वजह से ऐसा होता है। साथ ही मोटापा या घुटने में गठिया के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? ये भी सही हो गया हमारा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपका ए जो है ये सही होगा, सही भी है और व्याख्या भी देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पहले मैं आपको 6 का यहाँ पे दिखा दूं। देखो 6 का आपका ये ए है। ओके, अब देखिए सातवां क्या कहता है कि निम्नलिखित पुष्टि घटकों में से एक धावक किसमें बेहतर प्रदर्शन करता है यदि उसमें तीव्र ट्विच तंतुओं यानी कि जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं जिसके माध्यम से हमारी जो शक्ति होती है ये बढ़ती है, अगर इनकी तुलना में धीमे ट्विच यानी कि स्लो ट्विच फाइबर की संख्या अधिक होगी। अगर स्लो ट्विच है तो यानी कि सहन क्षमता जो है ये हमारी ज्यादा बढ़ती है, एंडोरेंस। ठीक है, सातवें का आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन,
उस कारक को पहचानिए जो संतुलन को कम करता है बच्चों। ठीक है, तो कौन सा बच्चा बताएगा संतुलन को कौन कम करता है? तो जिसका भी गुरुत्वाकर्षण उच्च होगा वो संतुलन को कम करेगा, है ना। 8वें का डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, इसका सी है, इसका ए है, इसका सी है और इसका डी है। आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है अंतर्मुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। जो अंतर्मुखी होता है ना उसकी पहचान कीजिए। तो अंतर्मुखी में बेसिकली कौन सा होगा, सोचो फटाफट से। अंतर्मुखी में क्वेश्चन नंबर 9 का बी, यानी कि आत्म केंद्रित। कौन सा होगा? आत्म केंद्रित। अंतर्मुखी व्यक्ति होता है आत्म केंद्रित। सेकंड, वॉलीबॉल में स्मैश मारने के लिए उछालना डैश का उदाहरण। अरे वॉलीबॉल है यार, स्मैश करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, ये हमारी विस्फोटक शक्ति को दर्शाता है ना। 11, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःप्राचीर प्रतियोगिता है, इनकी जो इंट्राम्यूलर होते हैं, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे स्वास्थ्य एवं पुष्टि को बढ़ाने की। ये तो कॉमन सेंस है कि भाई आप फिजिकल पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्वास्थ्य और पुष्टि की बात करेंगे, है ना। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के अनुसार जो अनुशंसा डैश के बच्चे, कितने ईयर के बच्चों को प्रतिदिन 180 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए और 10 से 13 घंटों की अच्छी गुणवत्ता वाली उन्हें नींद भी लेनी चाहिए। तो वो कौन से बच्चे होते हैं? ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये सी वाला, मतलब इसमें जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, ये उनके लिए होता है 180 मिनट की गतिविधियां और 10 से 13 घंटे की नींद। तो 12वें का आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन, अब इसमें आपको ये आसन दे दिया गया है। तो आसन कौन सा है बच्चों? आसन है आपका शलभासन। ठीक है, ये बंदा कौन सा आसन कर रहा है? शलभासन। उसके बाद डेफलिम्पिक्स के आयोजन के लिए जिम्मेदार प्रमुख प्रबंधन निकाय कौन सा है? बताया मैंने आपको कई बार, आज सुबह लाइव भी लिया था, उसमें बताया था आपको, बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति ये कार्य करती है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। यहाँ पे इसका बी हो जाएगा, इसका आपका जो है सी हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा और इसका डी। अब देखो 15वां क्वेश्चन, मैंने आपको बीएमआई का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया था। तो बीएमआई स्वास्थ्य शरीर के वजन को आकलन करने के लिए समान तरीकों में से एक है। अब स्वास्थ्य भार के लिए कौन सा बीएमआई श्रेणी को लिया जाएगा? तो बताओ बच्चों, आप कौन सा आंसर लगा के आए हो स्वास्थ्य भार के लिए? फटाफट से बताओ। ठीक है, कौन सा आप लगा के आए हो स्वास्थ्य भार के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी वाला, 18.5 से 24.9 ये होता है नॉर्मल भार। 25 से 9 और 25 से 29 ये हो जाता है आपका क्या बोलते हैं अति भार। ठीक है, मोटापा 1, मोटापा 2 और 40 से ऊपर मोटापा नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है। आशंकल्लभ परीक्षण में दो समानांतर रेखाओं का कितना अंतर होता है? कितना अंतर होता है बच्चों? वैसे तो उसमें 12 बताया गया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम 10 चूज करेंगे। ठीक है, कितना? 10। अब देखिए बच्चों, प्रेरणा तकनीक के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण डैश का दृष्टिकोण है। तो जब हम बात करते हैं प्रेरणा तकनीकों में, तो इसमें लक्ष्य निर्धारण करना किसका दृष्टिकोण होता है? फटाफट से बताओ, लक्ष्य निर्धारण करना किसका दृष्टिकोण है? तो ये होता है बच्चों संज्ञानात्मक। किसका? संज्ञानात्मक। 17 का ए दिखा भी देता हूं, 16 का है आपका डी, 17 का है आपका ए। चलिए, और एक है आपका 18वां क्वेश्चन। अब इसमें देखो बच्चों, ये किसको दर्शाया गया है? जो हमारा चेयर शीट एंड रीच टेस्ट होता है ना, ये इसको दर्शाया गया है। अब आखिरी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसकी चीज को मापने के लिए? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ना, किसकी कमर इसकी झुक रही है, तो किसको दर्शा रहा है? लचीलेपन को, है ना। तो शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 18वें का आपका यहाँ पे सी हो गया। ओके बच्चों, तो आप यहाँ से मिला सकते हो कि एमसीक्यू में आपके अब कितने राइट होंगे। चलो सेक्शन बी में आ जाओ और यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को देखो। ये क्वेश्चन जो है कि खेलों में उचित उदाहरण देते हुए द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक यानी कि लीवर की व्याख्या कीजिए। तो भैया जी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, है ना। लीवर की व्याख्या करनी थी तो द्वितीय श्रेणी के, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो मैं आपको सीधा क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा, आंसर आप देख लो, इसमें से जो आपने लिखा होगा ना तो उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। द्वितीय श्रेणी के लीवर में फलक्रम और बल के बीच भार प्रतिरोध होता है। लीवर के इस वर्ग में फलक्रम की नीति बल आम इस प्रकार से दिया गया है। उदाहरण है कि पैर के पंजों पे खड़ा होना, फलक्रम क्या होगा? पैर के पंजे, बल गैस्ट्रोमेकनेस, भार शरीर का वजन, इस प्रकार से। ठीक है, एक और उदाहरण है पुशअप्स वाला। ठीक है, तो ऐसे पढ़ लो। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कि सेकंड क्लास लीवर इन स्पोर्ट्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में। ठीक है, अगला देखो,
गामक शिक्षा योग्यताएं, जिसे हम मोटर एडुकेबिलिटी बोलते हैं, ये जॉनसन मैथनी परीक्षण 4 परीक्षण मदों की सूची बनाई है। आपको सूचियां बतानी है, ठीक है। ये जॉनसन जो मैथनी है इसके बारे में। तो सूचियों में देखिए आपको सिर्फ नाम लिखना है, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हॉर्न टर्न और जंपिंग फुल टर्न। बस आपको ये 4 नाम लिखने हैं, इसके अलावा और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी पेपर में। सिर्फ 4 नाम एक एक लाइन में, बस हो गया आंसर आपका, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो वो इंग्लिश में हो गए, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लो। इसका सी है, इसका डी है, इसका ठीक है, ये कौन सा था, गोल सेटिंग अप्रोच, ठीक है, ए है, ये सी नहीं है, ए है, ठीक है ना, ए बोला है मैंने। उसके बाद इसका आपका सी है। अब सेक्शन बी आ गया था, तो ये आपको बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। अब आ जाओ 21 पे। 21 है रजो दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रजो दर्शन मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से, सुबह एक लाइव क्लास लिया था, उसी में आपको बताया था, है ना। रजोरोध क्या होता है बेसिकली, प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियों को जब मासिक रक्तस्राव नहीं होता है या फिर आरंभ होकर कई महीनों तक आता ही नहीं है, तो उसको रजोरोध बोला जाता है। इस समस्या का मुख्य कारण जो है वो तीव्रता वाले अधिक व्यायाम करना, शरीर के लिए जितनी आवश्यक कैलोरी चाहिए उतना ना खाना, ठीक है, और क्या नाम है, खान पान से संबंधित बुरी आदतें, हार्मोन्स में बदलाव, और भी एक दो पॉइंट है जो पे आप दी गए है ना, इन्हीं को आपको लिखना था एमनोरिया के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 4 आसनों को सूचीबद्ध कीजिए जो अस्थमा को नियंत्रित करने में मदद करेगा। तो मैंने आपको बताया था अस्थमा या तो पूरा आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, या तो आपका क्या नाम है, आसन आ जाएंगे। तो आसन के नाम लिखने के लिए आ गया है बच्चों, देख लीजिए। एक सेकेंड, आसन के नाम नहीं लिखे क्या मैंने, वेट अ मिनट, हाँ एक सेकेंड, आसन के नाम, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी 22 ही है, तो ये हुआ क्या है यहाँ पे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अस्थमा के लिए ताड़ासन, उद्वासन, ठीक है, उत्तान मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, वक्रासन, कपालभाति, गौमुखासन, मत्स्यासन, अनुलोम विलोम, ये सब आपको लिखने थे बस, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके बाद कि दिव्यांग बच्चे यानी कि CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों के कोई 2 लाभ बताइए, ठीक है। तो CWSN बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के कौन से 2 लाभ होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये उसका आंसर है, ठीक है, 23 का। तो मैंने आपको बताया था शारीरिक लाभ आपको बताने हैं, शारीरिक लाभ ही पूछे हैं ना आपसे, शारीरिक गतिविधियों में, अच्छा कोई से बता देने, तो मैंने बहुत सारे बताए थे, 15 20 25 बताए थे आपको, ठीक है। एकाग्रता में सुधार, लचक में सुधार, शक्ति में सुधार, ठीक है, और मानसिक स्थिति में सुधार होना, आत्मसम्मान में वृद्धि होना, स्वास्थ्य और अच्छा होता है, मोटापे के शिकार होते तो उसे बचते हैं, ठीक है। सामाजिक लाभ होते हैं कि नए नए अनुभव प्राप्त होना, नए दोस्त बनना, आज़ादी का अनुभव, क्या नाम है, दोषारोपण से बचना, ठीक है, ध्यान करने की शक्ति अच्छी होना, और जो डिफॉर्मिटी है, डिसऑर्डर है, उसमें राहत मिलना, बहुत सारे इनके फायदे होते हैं जब ये भाग लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसी का इंग्लिश वर्जन कि फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर द डिसेबल्ड, तो कौन सी है आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला देखो, अब इसमें कि खेलों में उचित उदाहरण देते हुए घर्षण के किन्हीं 2 प्रकार को लिखिए। तो घर्षण के 2 प्रकार, तो इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ये 24 है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 2 घर्षण, एक होता है स्थिर वाला, एक होता है गतिशील वाला। अब स्थिर वाला कैसा होता है, गतिशील कैसा होता है, तो पढ़ ही सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना था, है ना। ये हो जाएगा स्टैटिक और एक डायनेमिक, इस प्रकार से, ओके। चलिए अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन 25 जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। फिर 26 था आपका कि जो प्रतिभा पहचान है या फिर प्रतिभा विकास है, इसकी अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो प्रतिभा पहचान विकास की अवधारणा क्या है, तो खेलों में सबसे पहले आप प्रतिभा की जो पहचान है इसकी बात करेंगे। तो प्रतिभा खिलाड़ियों का चयन जो भविष्य में एक विशिष्ट एथलीट बनने की क्षमता रखता है, उसको प्रतिभा की पहचान बोलते हैं। खेल योजनाओं में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा पहचान के तहत छात्रों का चयन उनकी रुचि, उनकी कौशल, उनकी दक्षता के आधार पे किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना था। उसके बाद
खेलों में प्रतिभा के विकास की बात आ जाएगी, तो ये यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ सकते हो। और इंग्लिश में आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट इन स्पोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट इन स्पोर्ट, इस प्रकार से। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देख लीजिए, अगला आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। खेल प्रतियोगिता के दौरान किन्हीं दो समितियों के दायित्व की व्याख्या कीजिए। अरे भैया जी, मैंने आपको कई बार बोला था बच्चों, और एक ही पेपर में बहुत सारी समितियां, जैसे कि प्रचार समिति की जिम्मेदारियां हो गई, यातायात समिति की जिम्मेदारी हो गई, आयोजन प्रबंधन की समिति की जिम्मेदारी हो गई, पहले, दौरान और बाद में। प्राथमिक चिकित्सा समूह की आपको बताई थी पूर्व, दौरान, समाप्ति पर। ठीक है, अधिकारियों के लिए बताई थी पूर्व, दौरान, समाप्ति पर। सजावट समारोह की बताई थी। बहुत सारी समितियों के मैंने आपको बहुत अच्छे समझाए थे। तो इनमें से किन्हीं दो के आपको कार्य लिख देने थे, बस पूरे 3 नंबर आपके थे, जो कि बहुत ही ईजी हैं, फ्री के नंबर थे आपके। ठीक है, आपने बटोरे होंगे तो पक्का आपको मिल जाएंगे। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पब्लिसिटी कमिट्स आर, इस प्रकार से यहाँ पे है। ठीक है, जो पब्लिसिटी कमेटी है वो क्या करती है, इवेंट मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, फर्स्ट एड कमेटी क्या करती है, कमेटी फॉर ऑफिसर्स क्या करती है, डेकोरेशन एंड फंक्शन कमेटी क्या करती है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद है कमर दर्द के लिए किसी एक आसन की प्रक्रिया का लाभ का वर्णन कीजिए। तो कमर दर्द के लिए देखिए, ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पेज नंबर है आपका आई थिंक 156। ओके, पेज नंबर है आपका 156। ओपन हो जा भैया, ये रहा, देखो। सबसे पहले कमर दर्द होता क्या है, कमर दर्द के सामान्य लक्षण क्या है। कमर दर्द हो गया फिर गठिया हो गया, इन दोनों के लिए जो आसन है वो बहुत सारे हैं। तो इसमें से आपको कोई भी एक आसन, जैसे कि ताड़ासन, इसकी विधि आपको बता देनी थी। ठीक है, इसके लाभ बता देने थे। या फिर उद्वास हस्तोलासन, इसके बारे में आपको बता देना था। ठीक है, ये एक अर्ध चक्रासन है, इसके बारे में आप बता सकते थे अगर आपने बताया होगा। और उष्ट्रासन वगैरह, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, महिला धावक त्रय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज सुबह सुबह मैंने लाइव लिया था ना, लाइव, तो आपको मैंने बोला था भैया जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, और आया भी। ठीक है, अभी हम एवेल्युएशन भी करेंगे कि हमने जो आपको पढ़ाया था ना उसमें से कितना कितना आया था। ठीक है, तो महिला खिलाड़ी त्रय 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से, पहला है अस्थि शोषिता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, फिर रज्जुरोध जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा आता है आपका भोजन संबंधी विकार। 3 प्रकार के महिला एथलीट खिलाड़ी त्रय होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लो आपको लिखना कैसे था इसके बारे में। फिर इंग्लिश में आप देख सकते हैं फीमेल्स जो प्लेस स्टेरॉइड है इसके बारे में, ऑस्टियोपोरोसिस, एमोनिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, इसके बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बुढ़ापे के कारण कौन से 3 शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो बुढ़ापे के कारण क्या क्या परिवर्तन आते हैं शरीर में। भाई सबसे पहली तो ये है कि हमारे ना जो अंग है, जो तंत्र है, इनके कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसमें गिरावट आती है। ठीक है, अब जब गिरावट आती है तो इसमें भाई अस्थि घनत्व में कमी होती है, मांसपेशियों की प्रणाली, श्वसन प्रणाली, हृदय प्रणाली आदि जैसे शरीर की प्रणाली के कार्य करने की क्षमता में कमी होने लगती है। चयापचय दर में कमी आती है, बाल, दांत, इंद्रियां, इन सभी की क्षमताओं में कमी आती है। लचीलापन, गति, शक्ति, ताकत इत्यादि जैसी जो क्षमताएं होती है इनमें कमी आती है। तो ये चीजें होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी ना, हम 50, 60, 70, 80 के होते चले जाएंगे, वैसे वैसे शरीर हमारे साथ छोड़ता जाता है। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो ये आपका पहला वाला हो गया। ठीक है, 30। अब इसी का इंग्लिश वर्ड में देख लीजिए कि ओल्ड एज, स्टेज ऑफ एज इन विच द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स एंड द सिस्टम डिक्लाइन एट वेरी स्लो रेट। तो इसके बारे में ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस को। तो सेक्शन डी में यहाँ पे एक सर्वेक्षण के एक समावेशी विद्यालय के वार्षिक खेल के दौरान सामान्य विशेष बच्चों की भागीदारी एवं विसंगति जो है ये पाई गई है। तो तालिका में दी गई है। प्रतियोगिता हुई थी 100 मीटर, 400 मीटर, ये वगैरह वगैरह, और सामान्य छात्र थे 150, जिसमें से इतने में इसने भाग लिया और विशेष वालों ने इतने में भाग लिए थे बस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, और आई होप कि आप सभी ने जहाँ तक मुझे लगता है अच्छी तरीके से कर दिया होगा, है ना। विशेष ओलंपिक का आदर्श वाक्य, पैरालंपिक्स का आदर्श वाक्य। ठीक है, उपरोक्त तालिका के अनुसार डैश की प्रतियोगिता में विशेष छात्रों की कोई भागीदारी नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान थी। और ये वाला जो चित्र बच्चों मैंने आपको करवाया था ऑलरेडी। ठीक है,
आज सुबह सुबह ही मैंने आपका लाइव लिया था, तो उसमें ही आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है। और ये देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका फ्रिक्चर वाला था, ठीक है, फिक्चर वाला। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी ने कर ही लिया होगा, बहुत ही आसान था ये वाला, ठीक है। मुझे लगता था काफ़ी कठिन आएगा, बट मात्र 15 का ही दिया है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि खंड 5वें की बात करेंगे। बहुत अच्छे से समझाया मैंने बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। खेलों में आक्रामकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और खेलों में उपयुक्त उदाहरण देते हुए किन्हीं दो प्रकार की आक्रामकताओं की व्याख्या कीजिए। तो खेलों में आक्रामकता के बारे में जो है आपने क्या करना है, आपने करना है ये कि आक्रामकता होती क्या है, पहले आपने ये बता देना है, ठीक है। तो कोई भी शारीरिक मौखिक व्यवहार जिसका लक्ष्य दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना हो, वो आक्रामकता कहलाती है, ठीक है। अब इसकी अवधारणा की बात करेंगे तो ये आपकी अवधारणा यहाँ आ जाती है। वृत्ति के सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक सिद्धांत के अनुसार, कुंठा सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता क्या है, ये चीजें। अब इसके दो प्रकार पूछे गए थे, मैंने आपको तीनों बता रखे थे, ठीक है। अब आपको एक एक एग्जाम्पल दे देना है, शत्रुतापूर्ण का, बाहरी आक्रामकता का, मुखर व्यवहार का, इस प्रकार से। ओके, चलिए अब इसी का देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए 34 क्या है आपका इसका, ये रहा। फिर इसके आंसर की बात करेंगे तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। एग्रेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बच्चों, हिंदी मीडियम में। संतुलित आहार क्या होता है? अरे भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन और इतने 5 नंबर में। किसी खिलाड़ी के लिए प्रतियोगिता से पूर्व उसके पश्चात आहार का क्या महत्व होता है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन बातों को बताना है। कैसे बताना है? तो संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें, ठीक है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी घटक एक निश्चित उचित मात्रा में तथा एक गुणवत्ता के अनुसार एक व्यक्ति की आवश्यकता व शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता करते हो, वो कहलाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। तो संतुलित आहार की इंपॉर्टेंस बहुत सारी हैं। ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उचित क्या नाम है, ऊर्जा देता है, ठीक है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करवाता है, ठीक है। और भी सारे पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ लो। देखिए एग्जाम हो चुका है तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिख के क्या आए हो, ताकि आपके नंबर कैसे आएंगे कैसे नहीं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके इंग्लिश में देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट लेने की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसके बारे में। ओके, चलिए फिर बच्चों की प्रक्षेप्य पद से आप क्या समझते हैं। खेलों में प्रक्षेप्य पद को प्रभावित करने के कारकों की व्याख्या कीजिए। तो प्रक्षेप्य पद की अगर हम बात करें तो ये रहा, देखो मैंने पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था बच्चों, सैंपल पेपर के अंदर बहुत अच्छे समझाया था। कौन कौन से कारक होते हैं? प्रक्षेपण का कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रारंभिक वेग, और उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोधक, स्पिन यानी कि घूर्णन, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना था। इंग्लिश में देख लेंगे कि वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्रोजेक्ट पैथ, तो ये आपको दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर एक आखिरी क्वेश्चन था कि सहन क्षमता क्या है और गतिविधि की अवधि के आधार पर सहन क्षमता के किन्हीं दो प्रकारों को उल्लेख कीजिए उदाहरण सहित। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से ऑलरेडी करवाया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जहां तक लगता है कि आपका जो पेपर है मेरे हिसाब से काफी इजी भी आया है, और एक दो क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना कि पेपर जो है ना वो 50% ईजी होगा, 30% नॉर्मल होगा और 20% हार्ड होगा। तो इसके 2-3 ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो बहुत ही हार्ड थे, ठीक है। और अगर अब हम इवैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, तो 70 मार्क्स में से अगर देखा जाए तो मिनिमम की मैं बात करूं, कितनी मिनिमम 55 से लेके 60 मार्क्स के, ठीक है। कितने? आप इवन 55 छोड़ दो, 60 मान लो, ठीक है। 70 आउट ऑफ 60 मार्क्स के वही क्वेश्चन है बच्चों जो कि मैंने आपको कितने पेपर में तकरीबन, वैसे अगर देखा जाए तो बनाए तो 20 थे, लेकिन आपको हमने सॉल्व केवल कितने करवाए थे? कुछ 5 से 6, ठीक है, इन्हीं में से आए थे। और सोचो अगर पूरे 20 करवा देते तो आपकी कितनी तैयारी और कितनी अच्छी हो जाती है ना। तो अब सारे बच्चे एक बार कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से आपके कितने नंबर आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सारे बच्चे एक बार बताओ कि आपके हिसाब से कितने नंबर एग्जाम में आ सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों ने कितनी तैयारी की थी और उनके हिसाब से कितने मार्क्स अब उनके आ सकते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। अपडेट ये है बच्चों कि देखिए अब आपका आज फिजिकल का एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका ये कॉम्बो ऑफर भी खत्म हो चुका है। तो अब आप सभी पॉलिटिकल साइंस के 20+ सैंपल क्वेश्चन पेपर को अगर बाय करते हैं
तो आपको ये प्राइस 199 में मिलेंगे। लेकिन ट्विस्ट फिर से क्या कि अगर आप एक कोड यूज करते हो JSK10, जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हाई, इन दोनों नंबर में से किसी पे भी, तो हाई के साथ में कोड लिख देना JSK10, तो ये 199 के 20 सैंपल पेपर्स आपको इन जस्ट 99 रुपीज पे मिल जाएंगे, और ये मिलेंगे आपको PDF में, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के भी इसी प्रकार से प्रोसेस है आपका, 20+ सैंपल पेपर बना रखे हैं हमने, आप उनको जाइए बाय कीजिए और तैयारी और अच्छी कीजिए। देखिए टाइम बहुत है आपके पास में अभी, तो अभी बाय करेंगे तो आप सारे पेपर्स को पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। और देखो बहुत अच्छी बात पता है क्या है, जो भी क्वेश्चन में लिखा गया है ना, जो भी आंसर लिखा गया वो बहुत ही आसान तरीके से और इंपॉर्टेंट है ना। तो जाइए इनको बाय कीजिए और बताओ कि आपके 70 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ सकते हैं अब इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।